हे गाइस, वेलकम बैक। और आज का वीडियो कोई टेक वीडियो नहीं होने वाला है। आज का वीडियो में मैं बात करूंगा अपनी एसएसबी जर्नी की। देखो यार, आपने सक्सेसफुल कैंडिडेट की एसएसबी जर्नी के बारे में तो पढ़ा भी होगा कई ब्लॉग्स में, और उनके इंटरव्यू भी देखे होंगे आपने कई सारे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आज मैं एक ऐसे बंदे की बात करने वाला हूँ जो नॉट रिकमेंडेड है, यानी कि वो मैं खुद हूँ। मैं अब तक 10 अटैम्प्ट दे चुका हूँ एसएसबी के, जिसमें मैं 5 बार स्क्रीन आउट भी हुआ हूँ, वो भी लगातार, और 5 बार नॉट रिकमेंडेड हूँ। देखो यार, नॉट रिकमेंडेड बंदे का एक्चुअली होता क्या इशू है, हमको ये लगता है कि हमने सब कुछ सही किया है, बट हमारी एक छोटी सी गलती हमें कहीं ना कहीं डुबा के ले जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। 31 जनवरी 2021 मैंने अपनी एसएसबी की डेट सेलेक्ट करी। 29 को मैंने अपने यहाँ से चलना शुरू किया। 30 तारीख को मैं वहाँ पहुँचा। मैंने एक धर्मशाला में वहाँ स्टे किया। सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग करी। सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए, जिसमें सबसे मेजर रोल था कोविड सर्टिफिकेट का, या तो कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट कहें आप, या एजिम्प्टोटिक सर्टिफिकेट कहें आप, जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। उसको चेक होने के बाद हमें सबसे पहले अटेंडेंस के लिए ले जाया गया। वहाँ हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई। उसके बाद हमें ले जाया गया ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट होते ही हमें बाहर बुलाया गया। सबको चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुए, और वहाँ जाके फ्रेशर, स्क्रीन आउट्स और रिपीटर के अलग अलग बैचेस कर दिए गए। फिर हमें एक हॉल में ले जाया गया। वहाँ हमारा पहले OIR 1 हुआ, फिर OIR 2 हुआ। जैसे ही वो टेस्ट ख़त्म हुए उसके बाद हमें PPDT के लिए तैयार करवा दिया गया। PPT, देखो यार, हर बंदे को मैंने कहते सुना है कि PPDT की पिक्चर बहुत हेजी होती हैं, बहुत ही होती हैं। यहाँ पे बहुत ही क्लियर पिक्चर थी। मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी क्लियर थी, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता, बट मेरे अकॉर्डिंग वो पिक्चर काफ़ी क्लियर थी, जिसमें एक लड़का और एक लड़की को सामने किसी लैपटॉप या किसी आप कहें फाइल को देखते हुए या पढ़ते हुए दिखाया गया था। उसमें सबने अपने अपनी स्टोरीज़ रखी। बाहर आते ही हमें 21 के बैच में डिवाइड कर दिया गया। 21 के बैच में डिवाइड होने के बाद हमारा सबसे फर्स्ट ही बैच था, क्योंकि मुझे चेस्ट नंबर 3 मिला था। तो वहाँ आते ही हमें सबसे पहले बैठा दिया गया। हमारे सामने तीनों ऑफिसर्स आके बैठ गए। जैसे वो तीनों ऑफिसर्स आके बैठे, उन्होंने हमें थोड़ा ब्रीफ किया कि सारी प्रोसेस क्या होने वाली है, कैसे आपको इसमें आगे करना है। तो यार, ये सब होने के बाद नरेशन पार्ट शुरू हुआ। सबने एक एक करके अपना स्टोरी को नरेट किया। मैंने भी अपनी स्टोरी को नरेट किया। 1-2 जगह पे मैंने छोटा मोटा फंबल भी लिया, लेकिन चलो मैं अपनी स्टोरी के साथ चलता रहा। सारे चेस्ट नंबर ओवर होने के बाद हमारा GD शुरू हुआ। जैसा कि आपको पता ही है कि रिपीटर्स के बैच में बहुत बसड़ होती है, वो यहाँ भी हुई, डेफिनेटली हुई। सबको ये लगता है कि मेरी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, दूसरे बंदे की स्टोरी में कुछ नहीं था। मैंने भी अपने 2 पॉइंट्स बोले। मैं डिस्कशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे बहुत बसड़ का सीन था। और जब बसड़ होती है तो मेरा जो नेचर है वो ये है कि जब बसड़ के बीच में मैं घुसना पसंद नहीं करता हूँ। जब मामला थोड़ा कूल डाउन होने लगता है तो मैं एंट्री करता हूँ। तो जैसे ही थोड़ा बसड़ कम होने लगी तो मैं गया। मैंने अपने ग्रुप को डायरेक्ट किया कि हमारा एम यहाँ पर लड़ना नहीं, हमारा एम है एक कंसेंसस स्टोरी पर आना। तो मैंने 2-3 पॉइंट अपने रखे। शायद मैंने स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को रख लिया था। मुझे ऐसा लगा कि हाँ जी, मैंने अच्छा परफॉर्म कर लिया है, तो मैंने अपने आप को थोड़ा डाउन करना शुरू कर दिया। जैसे ही सारे ग्रुप्स के साथ ये प्रोसेस पूरी हुई, वैसे ही उसके बाद हमें लंच के लिए भेज दिया गया। लंच के बाद भेजने के बाद हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा। लगभग 3:30-4 बजे के आसपास हमारा रिज़ल्ट आया। 180-86 बच्चों में से मात्र 33-34 बच्चे स्क्रीनिंग हुए। तो भाई साहब, जैसे ही ये स्क्रीनिंग हुई तो उसके बाद हम भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि यार चलो स्क्रीनिंग हो गए, एक बार फिर से 5 दिन गुजारेंगे। स्क्रीनिंग हुई, पूरा दिन फॉर्म भरने में निकल गया। फॉर्म भरते भरते हाथ दुखने लगे। गए, खाए, सोया, मस्त नींद ली। अगले दिन साइक टेस्ट के लिए उठे। इस बार मैंने साइक टेस्ट डेफिनेटली बहुत बेटर किया था मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ, क्वालिटी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैंने क्या एग्जैक्टली ऐसा कुछ लिख दिया है कि शायद साइकोलॉजिस्ट को कुछ गलत लग जाए। तो मैं क्वालिटी के ऊपर नहीं जाऊँगा, बट क्वांटिटी वाइज मैं अगर देखूँ तो मैंने सारी SRTs, सारे WATs पूरी की हैं। स्टोरीज़ मैंने सारी कंप्लीट की थी। SD मेरा विद इन टाइम पूरा हो गया था। साइकोलॉजी टेस्ट काफ़ी अच्छा हुआ। उस दिन सुबह हमारी एक ग्रुप फ़ोटो भी हो गई थी। तो ये साइकोलॉजी टेस्ट होने के बाद हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि आउटिंग बंद थी, तो हमने अंदर आके बहुत एंजॉय किया। डम शराड्स खेला। अगर आप लोगों को पता हो तो हमने माफिया भी खेला। डेफिनेटली उनको तो पता होगा जो SSB में 1-2 बार से ज़्यादा गए होंगे, तो उनको डेफिनेटली पता होगा कि माफिया कैसा गेम है। हमने माफिया खेला। रात होते होते, डिनर टाइम होते होते हम लोग माफिया खेल रहे थे। डिनर होने के बाद रिपीटर्स ने अपने डॉर्मेट्री में
रात भर माफिया खेला, लगभग हम 3-4 बजे तक माफिया खेलते रहे। हमें रिपोर्टिंग का टाइम लगभग 7:30-8 बजे का दिया गया था अगले दिन सुबह, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडा था। ये कोई फोर्सफुल नहीं था कि आपको वाइट किट में ही आना है। अगर आपको अच्छा कंफर्टेबल लगता है तो आप वाइट किट में जा सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन वेयर योर ट्रैक सूट्स। शूज़ सिर्फ वाइट होने चाहिए, और ये भी कहा गया था कि आपको ट्रैक सूट के अंदर से वाइट किट ही पहननी है। GTO हुआ, सबसे पहले GD पार्ट आया। GD पार्ट में भी मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने आप को काफ़ी अच्छे से क्या बोलूँ प्रेजेंट किया है, मैंने अपने व्यूज़ को काफ़ी अच्छे से पुट किया है। पहला जो हमारा टॉपिक था GD का, वो टॉपिक ये था कि अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। पहला एजुकेशन पे, सेकंड हेल्थ केयर पे, या तीसरा अपनी मिलिट्री पे। तो सबने अपने अपने पॉइंट दिए, मैंने यहाँ पे एजुकेशन को चुना था। उसके बाद सेकंड टॉपिक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उसके बाद बात आती है GP की। GP भी काफ़ी आसान सी लगी मुझे, कि मतलब अकॉर्डिंगली मैंने अभी तक जो SSVs दी हैं उसमें ये काफ़ी आसान GP थी। विद इन टाइम हमारा प्लान भी पूरा हो गया था, और मैंने अपने ग्रुप का नैरेट भी किया इस स्टोरी को कि हाँ जी हमें ऐसा ऐसा प्लान करना है, ये सब कुछ हो गया था। GP हमारे बैच में एक्चुअली एक बंदा ऐसा था जिसकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट थी। वो आइल्ट्स के लिए बंदों को ट्रेन करता था। तो हमने उसी को ग्रुप में नॉमिनेट कर दिया कि भाई ग्रुप प्लान यही देगा। तो इस बंदे ने ग्रुप प्लान दिया, काफ़ी अच्छा प्लान दिया, सब कुछ हो गया। फिर आई बात PGTs की। तो भाई PGT शुरू हुए। मेरा अभी तक का जो वीक पॉइंट है वो एक्चुअली ये है कि PGT में ना मुझे आइडिया ना एकदम क्विकली रिफ्लेक्ट नहीं होते, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है एक कैलिब्रेट करने के लिए। तो मैंने पहले वाले उसमें तो बहुत इजी होता है, तो सब ने ही अपना आइडिया लगा लिया, दूसरे में लगा लिया, तीसरे में भी मेरे पास थोड़े बहुत आइडिया थे। मैंने कोशिश करी हेल्प करने की, कहीं पे हेल्प किया, कहीं पे इनिशिएटिव लिया। वहीं हमारे बैच में एक बंदा था, वो डेफिनेटली बहुत ही ब्रिलियंट था। अगर मैं उसकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस की बात करूँ तो उसको पता था एग्जैक्टली कि कहाँ पे कैंटिलीवर बनना है, कहाँ पे फलक्रम है, कहाँ पे डायरेक्ट ब्रिजिंग होनी है, कैसे रोप को टाई करना है। वो बंदा GTO टास्क में बहुत ही ब्रिलियंट था, नो डाउट। PGT कंप्लीट हुआ, सब कुछ कंप्लीट हुआ जी। उसके बाद हमारे सारे टास्क वास्क सब पूरे हो गए। तो जी हमें भी लगा ठीक है सब हो ही रहा है, बढ़िया है। उस दिन भी हमारा जल्दी सारा सब कुछ निपट गया, सब खुशी थे कि हाँ ठीक है। उसी दिन मेरा इंटरव्यू भी था, तो मैं भी तैयार हो गया सबकी तरह, कपड़े आयरन वायरन करके बिल्कुल नहा धो के एकदम तैयार हो गया। ठंड में भी बिल्कुल नहा धो के मैं बिल्कुल तैयार हुआ होता। तो जी हम तैयार हो गए। शाम को 4:30 बजे के आसपास मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू मेरा लगभग 45 से 50 मिनट चला। लेफ्टिनेंट कर्नल थे वो सर जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और एक और बात, वो पैरा SF से थे, उनका नाम तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट काफ़ी अच्छा इंटरव्यू मेरा चला। देखिए यार, इंटरव्यू की एक खासियत ये है कि अगर आपको आपका PIQ पता है ना कि आपने PIQ में क्या भरा है, तो इंटरव्यू तो क्या कहते हैं उसे, केक वॉक हो जाता है आपके लिए। तो बस केक वॉक सही था, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन ही होता है। इंटरव्यू क्या होता है, आप पढ़ भी लेंगे तो टर्मिनोलॉजी अलग कर लीजिए, इंटर और व्यू। तो इंटरव्यू मतलब आपके अंदर का, आपको सामने वाले को बताना है कि जी मैंने ये चीज़ लिखी है, दो बंदों के बीच का आपसे डिस्कशन है ये। तो यहाँ पे मैंने बात करी, सब कुछ हुआ हमारा 40-45 मिनट 50 मिनट का जो इंटरव्यू था। उसके बाद मैं बाहर आया, मैं काफ़ी सेटिस्फाई था कि हाँ जी अभी तक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही है। सब कुछ हुआ। उसके बाद 6 बजे तक 6:30 बजे तक लोगों के इंटरव्यू चलते रहे। हम लोगों ने डिनर किया, फिर रात भर खूब हल्ला, अंताक्षरी, माफिया वाफिया जो भी खेल सकते हैं सब खेला। नेक्स्ट डे जब GTO 2 हुआ तो वहाँ हमारा कमांड टास्क, लेक्चरेट और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स ये सब कुछ हुए। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी मैंने काफ़ी अच्छे कर लिए थे, 10-11 कर लिए थे। दिखने में फिजिकली इतना फिट नहीं लगता हूँ, बट मैंने 10-11 ऑब्स्टिकल कर लिए थे। ये सब कुछ टास्क पूरे हुए। लेक्चरेट में जो मेरे पास टॉपिक था, उस टॉपिक को मैंने चुना था ई-कॉमर्स पे मैंने बोला, मुझे लगा कि शायद मैंने सही बोला है, अच्छा बोला है। ये सब कुछ कंप्लीट हुआ। लास्ट में कमांड टास्क भी मेरा कहूँ तो एवरेज डिफ़िकल्टी का था। अबव एवरेज नहीं कहूँगा या बहुत डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, एवरेज डिफ़िकल्टी का था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और यार यहाँ पे डिफ़िकल्टी पता लगाने का एक शायद ये मेरा वो व्यू हो सकता है कि अगर आपके कमांड टास्क में तीनों कलर एग्जिस्ट करते हैं, यानी रेड, ब्लू और वाइट, तो आपका कमांड टास्क डिफ़िकल्ट की रेंज में आ जाता है। बट अगर आपके उसमें कोई एक कलर है या कोई एक कलर नहीं है या रेड कलर है ही नहीं, तो आप शायद बिलो एवरेज आ जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। यहाँ मुझे सिर्फ एक ब्लू कलर का और वाइट कलर का टास्क दिया गया, रेड उसमें कहीं था ही नहीं। तो ये सब पूरा होने के बाद
ठीक है, हाफ ग्रुप टास्क होना शुरू हो गया। तो हाफ ग्रुप टास्क हुआ, मैंने वहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक परफॉर्म किया। ये सब पूरा हुआ, उसके बाद चलो लास्ट था फाइनल ग्रुप टास्क। तो फाइनल ग्रुप टास्क हमने कंप्लीट किया, काफ़ी चेरिश किया कि जी एज ए टीम हमने इतने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। फिर जीटीओ सर से हमारी थोड़ी बहुत बात हुई, उन्होंने हमें गुड लक विश किया कॉन्फ्रेंस के लिए। रात को आए, टास्क पूरे करके आए, अपना जो भी लंच वंच लिया, फिर चले गए क्योंकि आउटिंग अलाउड नहीं थी। तो थोड़ी देर कैंटीन में बैठ जाते थे, थोड़ी देर बाहर जाके बैठ जाते थे, कहीं कभी डॉर्मेट्री में ही बैठ जाते थे। तो उस दिन हम डॉर्मेट्री में जाके बैठ गए, खेला रात भर, गेम खेला, माफिया खेला, 3-4 बजे तक खेलते रहे। फिर थोड़ी देर सोए, फिर उठ गए क्योंकि लगभग 8 बजे के आसपास की कॉन्फ्रेंस की हमें टाइमिंग दी गई थी। सुबह उठे, अपने चेस नंबर धोने के बाद तैयार होना शुरू हुआ। कॉन्फ्रेंस हुई, एक नॉर्मल सा सवाल यही पूछा गया कि हाउज़ योर स्टे, हाउज़ ये। वहाँ पे मुझे ये लगा कि शायद पॉसिबली मेरे से ये कुछ क्वेरी नहीं की गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं बिल्कुल अंदर हूँ या बिल्कुल बाहर हूँ। तो मुझे उस टाइम तक ये नहीं था कि मैं बिल्कुल भारी हो जाऊँगा। तो ये सब कुछ हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, आपका ठीक ठाक कॉन्फ्रेंस चला। उसके बाद रिज़ल्ट का टाइम आया। रिज़ल्ट देखो, रिज़ल्ट एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ आपको ये लगता है कि यार जो ऑफिसर आ रहा है क्या वो मेरा चेस नंबर बोलने वाला है या नहीं। सबके मन में धुक धुक होती है, हर बंदा आके यही बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क। डेफिनेटली सबको फ़र्क पड़ता है यार। एग्ज़ाम में फ़ेल होना, कहते हैं ना ये चीज़ें कि मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता, फेलियर से फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो डेफिनेटली अगर आप फेल होते हैं ना, तो वो आपके लिए एक सेटबैक ही है। आप वहाँ से सीखते बहुत कुछ, लेकिन आपने बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे ख़राब कर दी हैं। आपका अपना टाइम ख़राब हो चुका है, आपने जो प्रिपेयर किया था वो सब कुछ ख़राब हो चुका है, क्योंकि आपका रिज़ल्ट वो नहीं था जो आप चाहते हैं। और वो क्यों नहीं था, वो आपको अगली एसएसबी तक सोचना पड़ता है। आपको अगली एसएसबी तक वो चीज़ हॉन्ट करेगी कि यार लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, और आप ये गलती सुधारने के चक्कर में शायद कोई दूसरी गलती कर जाते हैं। तो ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। तो यार मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो यार, अगर आपके अंदर ना आर्मी में जाने की आग है, और अगर आपकी आग सिर्फ वहीं जाके ठंडी हो सकती है, तो नो मैटर व्हाट, कोई कुछ भी कहे, आपको अपने पैशन को फॉलो करना ही करना है। देखो यार, यहाँ पे बहुत सारे बंदे होंगे जो कहते हैं कि यार 27 साल की उम्र तक अपनी लाइफ क्यों ख़राब करनी है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, फलाना ढिमाका सब कुछ। ये सब वही मुँह है। अगर आप एक बार रिकमेंड हो गए ना, तो ये सारे के सारे बंदे आपको बधाई देने आएंगे, ठीक है। आप इनके घर जाओगे तो ये दूर से, अगर ये आपको पहचानते भी नहीं होंगे ना, तो आपको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, भाई ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा फलाना, ये मेरा ढिमाका। तो यार आपको ये नहीं सोचना है, आपको रिलेटिव्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को कन्विंस करना है कि फादर या मदर या मेरे भाई, ये मेरा एम यही है, मेरा मोटिव यही है, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ तो मैं यहीं डेडिकेट करना चाहता हूँ खुद को, हाफ हार्टेडली मैं कहीं और काम नहीं करना चाहता। तो यार यही सब एक नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट के साथ होता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। उसको अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ता है कि हर सेटबैक के बाद वो अगली एसएसबी में जाए या ना जाए, जाए तो क्यों जाए और क्यों ना जाए, ये सब कुछ उसको अपनी फैमिली को बताना पड़ता है। सबके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा कि यार आपको सपोर्टिव होना चाहिए। अगर आपका बच्चा रिकमेंड हो जाता है, भले ही आपको अभी बुरा लग रहा है, तो मान लीजिए अगर वो 26 की एज में भी रिकमेंड हो जाता है, तो आप ही होंगे वो जो उसके कंधों पे सितारे चढ़ा रहे होंगे। और उस टाइम आपको ये प्राउड फील हो रहा होगा जब आपका बच्चा पास आउट हो जाएगा और आप उसके कंधों पे सितारे लगा रहे होंगे ना, तो आपको आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपको नहीं पता चलेगा कि यार इस बंदे ने इतने टाइम तक कुछ किया या नहीं किया। आपके दिमाग में कोई बात नहीं है, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी कि आज से मेरा बेटा एक आर्मी ऑफिसर है। तो यार देखो, नॉट रिकमेंडेड होना, इट इज़ आई वुड से एक फेज़ है, चले जाता है थोड़ी देर। थोड़ा बुरा तो लगता है कि जब इतने बंदे नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, आप बहुत मेहनत करते हो, आपके अटैम्प्ट्स पे अटैम्प्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना तो यही चाहूँगा कि यार देखो, नॉट रिकमेंड होना और आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे भी एसएसबी में देखे जिनके 20-20, 21-21 अटैम्प्ट हो जाते हैं। वो बेचारे एनडीए के टाइम से रिटर्न क्लियर करके एसएसबीज दे रहे हैं, सीडीएस क्लियर करके एसएसबी दे रहे हैं, एफकेट क्लियर करके एसएसबी दे रहे हैं, बट वो फिर भी रिकमेंड नहीं हो रहे हैं। लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, वो लगे हुए हैं अपने काम पर, अपने एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, अपनी एसएसबीज दे रहे हैं।
तो यार आपको थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड होने की ज़रूरत है। अगर आपका एम अल्टीमेटली यही है कि आपको फ़ौज में ही जाना है और आपको फ़ौज ही ज्वाइन करनी है, तो भाई दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। बस आप अपने आप को थोड़ा सेफ रखिए, इंजरीज से खुद को बचाइए। कई बंदे मैंने देखे हैं लगातार ही दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते अपने घुटने ख़राब कर लेते हैं, एंकल ख़राब कर लेते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें सही नहीं है ना। आपको आर्मी आपको तब लेगी ना जब आप फिजिकली फिट होंगे। आप इतना ही दौड़ गए कि आपके घुटने ही खत्म हो गए, तो भाई वहाँ मेडिकल में बाहर हो जाओगे, क्या ही फ़ायदा रह गया, कद्दू, कोई भी फ़ायदा नहीं रह गया। तो यार सबसे बढ़िया बात यह है कि दौड़ो, एक लिमिट में दौड़ो, अपनी फिजिकल फिटनेस को नॉमिनल लेवल तक बना के रखो जितना वहाँ मांगा गया है। अब आप सोचो मुझे 6 एप पैक्स चाहिए, मुझे चेस्ट चाहिए, बंदे जिम में जाके वेट मार रहे हैं, वहाँ जाके शोल्डर तोड़वा लिए, अपनी एल्बोज तोड़वा ली। भाई स्टूपिडिटी है ये। आप ये चीज़ें मत करो। हो सकता है कोई ऐसी इंजरी हो जाए जिसकी वजह से आपको वहाँ मेडिकली अनफिट कर दिया जाए, तो आपका ड्रीम तो रह गया ना पीछे। दौड़ने के चक्कर में आपका ड्रीम आपसे पीछे रह गया, आप क्या कर लोगे आगे जाके? उससे ज़्यादा डिमोटिवेशन आपको कभी नहीं हो पाएगा। तो यार मैं कहना तो यही चाहूँगा कि देखो जो भी हो रहा है थोड़ी देर के लिए नेगेटिव लगता है, बट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।